नमस्कार साथियों, आज हम लोग एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 देखें कि जैसे जैसे भी हमारे समाज की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था में जब परिवर्तन होगा तो उसका परिवर्तन क्या होगा, उसका पाठ्यक्रम में ही परिवर्तन होगा। भाई कहा जाता है ना, किसी भी एक देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है और किसी शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए वो अच्छे एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो पाठ्यक्रम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर ना, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य का मतलब कि पाठ्य पढ़ने योग्य सामग्री, और कठम क्रम का मतलब होता है एक निश्चित जो है क्रम। तो पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित क्रम की व्यवस्था, जो एक ऐसी व्यवस्था हो जो पढ़ने योग्य सामग्री की व्यवस्था को एक सिस्टमेटिक हो, उसी को कहा जाता है पाठ्यक्रम। अच्छा, पाठ्यक्रम जो है अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द से बना हुआ है। अच्छा, कैरिकुलम शब्द जो है कुर्रर शब्द से बना हुआ है। कभी कभी आता है कि कैरिकुलम शब्द किससे बना है, कुर्रर शब्द। कुर्रर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, और कुर्रर शब्द का जो है लैटिन भाषा के शब्द में अर्थ है दौड़ का मैदान। तो इसका यह अर्थ होता है कि एक बालक जो है तब तक दौड़ता रहता है शिक्षा के क्षेत्र में जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, जब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर ले। तो इसे कहेंगे जो है पाठ्यक्रम के बारे में आप इतना जान जाएंगे यहाँ से भी कभी कभी कि किस भाषा का शब्द है। फिर उसके बाद हम जानेंगे जो पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठचर्या की रूपरेखा, ये जो है सबसे पहले 1975 में आया, फिर 1988 में आया, फिर उस 2000 में आया, फिर 2005 में आया। यानी 2005 जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005, यह सबसे नवीनतम दस्तावेज है। और यह बनाया क्योंकि कैसे, किसके कहने पे क्या है, एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम इसमें बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, इसके जो है कहने पे प्रोफेसर यशपाल जी जो उसके अध्यक्ष बने और प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी जो है उसके निदेशक बने। और इसमें सदस्यों की संख्या जो है 38 रखी गई, जिसमें 35 सदस्य जो है एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के हुए, और 3 सदस्य एनसीईआरटी नेशनल एजुकेशन रिसर्च नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग के ये रखे गए। तो टोटल कभी सदस्य पूछेगा कि एनसीएफ में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 38 होगी। इसमें एनसीईआरटी के 3 सदस्य, अगर केवल एनसीएफ के सदस्यों की संख्या ऐसे पूछ दिया तो 35 ही होंगे, लेकिन अगर टोटल पूछ दिया तो उसमें 38 आप ये बताएंगे। और ये जो प्रोफेसर यशपाल थे यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थे, और इसका नारा था एनसीएफ 2005 का नारा क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी सीखना बिना बोझ के। तो इस तरीके से ये भी कहा गया। और यह किसकी जो है इसका प्रारूप जो तैयार किया गया, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था। वो निबंध था क्या कि सभ्यता और प्रगति। तो उन्होंने कहा कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की कुंजी है। तो भाई बचपन से ही अगर पाठ्यक्रम बच्चे का अच्छा रहेगा तो वह जो है उस पाठ्यक्रम के आधार पर पूरे समाज का अपना भी खुद विकास करेगा, और स्वयं का जब विकास करेगा तो उसके साथ साथ जो है अपने समाज का भी विकास होगा। फिर उन्होंने कहा कि जब ये एनसीएफ 2005 22, क्योंकि 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया, 22 भाषाओं में इसको जो है लागू किया गया। और शुरू में जो है 17 प्रदेशों में इसे लागू किया गया। और जब इसे लागू किया गया तो हर प्रदेशों को जो है 10-10 लाख रुपया दिया गया, केंद्र सरकार ने दिया कि आप अपने यहाँ यह पाठ्यक्रम लागू करना है तो 10-10 लाख रुपया आप इसको ले लें। और अब तक का यह जो है सबसे नवीनतम दस्तावेज भी कहा जाता है। और इसकी कुछ सिद्धांत हैं, मुख्य रूप से सिद्धांत इसके क्या हैं कि सिद्धांत आप देख लेंगे। पहला सिद्धांत है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी वातावरण से भी जोड़ा जाए, यानी जो आप विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह केवल सीमित न रहे, केवल विद्यालय तक ही सीमित न रहे। उस ज्ञान को जो, उस नॉलेज को, उस
जानकारी को आप बाहरी वातावरण से भी जोड़ करें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसे भ्रमण कराइए या कुछ इस तरीके से टूर कराइए। जैसे आपको किसी रेलवे स्टेशन के बारे, रेलवे स्टेशन पे लेके चले जाइए, बैंक के बारे में बैंक लेके चले जाइए, और कहीं पुरातत्व स्थल के बारे में तो किसी ऐसे स्थान पे चले जाइए जहाँ पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पुराने स्मारक वगैरह। तो विद्यालय को बाहरी ज्ञान से जोड़ करके बच्चों को अगर सिखाएंगे, उस सिलेबस में, उस पाठ्यक्रम में रहेगा तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि रटंत प्रणाली का जो है विरोध होना चाहिए। रटंत प्रणाली जो अस्थायी होती है, और जो ज्ञान से, ध्यान से, अध्ययन से, चिंतन से, मनन से जानकारी जो होती है वो अस्थायी होती है। तो रटंत प्रणाली का विरोध हो और करके सीखना पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तीसरी बात यह कि जो पाठ्य पुस्तक व्यवस्था के आधार पे शिक्षा व्यवस्था जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, न कि केवल बच्चा किताब का ही ज्ञान ले, वो किसकी केंद्रित हो, बाल केंद्रित हो। बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता और उसके अनुसार जो है शिक्षा व्यवस्था अगर आप देंगे तो बच्चे की हॉबी क्या है, बच्चा संगीत में अगर इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चा खेल में इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चे की मैथ अच्छी है तो बच्चे की हिस्ट्री अच्छी है, बहुत अच्छा बच्चा कविता लिख ले रहा है, बच्चा कहानी लिख ले रहा है। तो इस क्षेत्र में बच्चे की क्षमता के आधार पे, उसकी योग्यता के आधार पे, उसकी इंटरेस्ट के आधार पे बच्चे के विकास पे जोर दिया इन्होंने, जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था। तीसरी बात की जो शिक्षा व्यवस्था, चौथी बात होगी कि जो शिक्षा व्यवस्था वो गतिविधि के आधार पे दी जाए। शिक्षण जो है गतिविधि के आधार, गतिविधि का मतलब होता है कि एक्टिविटी करा करके बच्चा, आप विद्यालय में जाते हैं तो बच्चे को ऐसे पढ़ा दें, ऐसे नॉलेज दें, आपकी बोलने की शैली ऐसी हो, आपके बताने की तरीका ऐसा हो कि बच्चा जो है तुरंत समझ जाए। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े जानकार हैं और बच्चे को इतना समझाने का प्रयास करें लेकिन बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है। तो बच्चे की कान को अपना कान बना ले, बच्चे के आँख को अपना आँख बना ले, बच्चे को जो एक तरीके से हर इंद्रियों को अपने इंद्रिय, बच्चे किस आधार पे जो है गतिविधि के आधार पे सीखना चाह रहा है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चे को अभी कोई कविता है, कविता कर रहे हैं तो ऐसी गतिविधि करें, और कोई प्ले भी करना पड़े तो करके बच्चे को सिखाएं, और कहानी के माध्यम से इस तरीके से बच्चे को यानी गतिविधि करके, TLM जिसको बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी सहायक अधिगम सामग्री, जो बच्चों को आप देखेंगे स्कूलों वगैरह में आजकल तमाम चल रही है, तो उस तरीके के पाठ्यक्रम में जब वो होगी तो बच्चे थियरी भी पढ़ेंगे और तुरंत उसको देखेंगे तो तुरंत बच्चे जो है याद हो जाएंगे। ट्रिक के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएं। पांचवी बात होती है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत शिक्षा हो, जो शिक्षा व्यवस्था हो, जो कि हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतंत्र के आधार पर उसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, भातृत्व हो, ये सारी चीज़ें हो, दयालुता हो, नैतिकता हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े जानकार हो गए तो आप सोच रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ। नहीं, उस ज्ञान का क्या मतलब, अगर आप समाज में समानता की भावना नहीं है, आप किसी के प्रति दयालुता की भावना नहीं, नैतिकता की भावना नहीं है, देश प्रेम की भावना नहीं है, तो ये जो व्यवस्था हो, ये शिक्षा व्यवस्था हो, देश के हित के लिए हो कि हम जो कर रहे हैं हम देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए करें। अपने स्वयं केवल जी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, समाज के लिए जीना ही सबसे बड़ा जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो ये 5 इसके सिद्धांत हो जाते हैं। फिर ये NCF 2005 का जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण मतलब उसके कुछ उद्देश्य कह लें, दृष्टिकोण कह लें या उसकी विशेषताएं कह लें, तो उसमें उन्होंने क्या कहा, ये चीज़ें आप देखेंगे। विद्यार्थी को सक्रिय बनाना, इसका जो पाठ्यक्रम था कि विद्यार्थी को सक्रिय बनाना, विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय में इच्छुक रहे। वो जिस दिन अगर विद्यालय ना आए तो उसको लगे कि हमारा कुछ जो है, हम कुछ कमी रह गई है, हम ऐसा स्टाफ हो, ऐसे विद्यालय का वातावरण हो, ऐसे पाठ्यक्रम बनाया जाए कि भाई इस विषय की वजह से आप देखेंगे कुछ विषय ऐसी होती हैं, मैथ वगैरह साइंस जो कठिन होती हैं, तो अगर आप उसको टाइम टेबल में लास्ट में करेंगे तो बच्चा वहाँ तक जाते जाते बोर हो जाता है। तो ऐसे टाइम टेबल बनाएं कि बच्चा शुरू में ही इस विषय को, क्योंकि बच्चा आता है शुरू में तो उसका माइंड जो है एक तरीके से फ्रेश रहता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को बनाएं आप पाठ्यक्रम में कि बच्चा जो है एक्टिव रहे और सीखे कुछ।
तो वहाँ पे बच्चा जो है विद्यालय प्रतिदिन आएगा, उसकी उपस्थिति प्रतिदिन रहेगी। तो एक्टिव करने के लिए सारी चीज़ें जो पाठ्यक्रम में शामिल की जाए। दूसरी चीज़ है कि विद्यालय की क्षमता का उभारा जाए, क्षमता को निखारा जाए। भाई क्षमता जो होगी, अगर अच्छे से टीचर जो है पढ़ाएगा और विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा तो विद्यालय की पूर्ण क्षमता का विकास होगा। नहीं कहा जाता है ना कि सर्वांगीण जो है शक्तियाँ विकसित करने के लिए एक शिक्षक ही होता है। जैसे कहा जाता है कि शिक्षक को भी वो अध्ययन करना ही चाहिए। जैसे कहा एक दीपक अगर स्वयं नहीं जल रहा है तो दूसरे को कैसे वो जला सकता है, दूसरे को कैसे, अगर वो प्रकाश नहीं दे रहा है तो दूसरे को प्रकाशित कैसे कर सकता है। तो शिक्षक को चाहिए कि वह भी स्वयं जो है पढ़ करके विद्यार्थी की क्षमता का जो है विकास करे। फिर ज्ञात से अज्ञात की तरफ सिलेबस में, मतलब पाठ्यक्रम में ये चीज़ें हों कि कोई चीज़ बच्चे को पढ़ाएं तो जो चीज़ जानकारी में है उसके आधार पे बच्चे को फिर उसी आधार पे धीरे धीरे जो चीज़ें नहीं जान रहा बच्चा उसके तरफ ले जाएं, ताकि बच्चा ज्ञात से अज्ञात की तरफ बच्चे के पाठ्यक्रम में वो चीज़ें शामिल हो जाए। सूचना को ज्ञान न माना जाए, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई चीज़ सूचना है, सूचना मिल गई और बच्चा जान गया तो ये मान लिया जाए कि हाँ ये चीज़ सही है। नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। पाठ्यक्रम में ऐसा हो कि नहीं, उसको जो प्रैक्टिकली किया जाए, एक थियरी का हो फिर प्रैक्टिकली भी हो। अगर प्रैक्टिकली भी वो खरा नहीं उतरा तो उस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया जाए। तो सूचना को सही ना माना जाए जब तक उसको करके उसको खरा न उतरा जाए वो चीज़ें पे, तो तब तक उसको ना माना जाए। ये पाठ्यक्रम की बातें हैं। फिर करके सीखना, वही बातें आ गई कि आप करके सीखें, डूइंग बाय लर्निंग की बात आती है। करके सीखेगा बच्चा तो वहाँ ज़्यादा ज्ञान उसका अस्थायी होगा। अब फिर उसके बाद आती है कि मात्र ये अंतर्निहित शक्ति का विकास। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और फिर महात्मा गांधी जी कहे कि जो है शरीर मन और आत्मा का संपूर्ण विकास करना शिक्षा का मुद्दा। तो अंतर्निहित शक्तियाँ, हर बच्चे के अंदर वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो क्षमता है। बस अध्यापक क्या करता है, सही समय और सही जो है ज्ञान करा देता है, सही समय का ज्ञान करा देता है। यानी सही समय पे जो है उसको ये ज्ञान हो जाता है मुझे क्या करना चाहिए। समझदारी और समय दोनों अगर एक साथ आ जाती है तो बच्चे का विकास जो है तुरंत हो जाता है, बच्चा तुरंत सफल हो जाता है। भाई हर एक बच्चे का ये मुख्य उद्देश्य है कि अच्छा बने, अच्छी सिचुएशन हो, अच्छे माहौल हो, अच्छे लोग जाने, प्रशंसा हो, पैसे आएँ और सारी व्यवस्था अच्छी हो, हम अच्छे लोगों के साथ रहें, मान सम्मान मिले। तो उसमें होता क्या है कि जब तक, अब देखिए आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको वो माहौल दिया जाता है, अच्छे टीचर मिल जाते हैं, अच्छे माँ बाप मिल जाते हैं, अच्छी सोसाइटी मिल जाती है, तो उन्हें समय और समझदारी दोनों का जब कम्बिनेशन एक साथ हो जाता है तो बच्चा तुरंत सफल हो जाता है। आप देखेंगे कभी कभी कुछ बच्चे तो भाई जो सुपर ईगो, सुपर IQ के होते हैं, उनमें तो बात ही अलग है, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नॉर्मल कैटेगरी के होते हैं, उनको भी ऐसा परिवेश, ऐसे अध्यापक मिल जाते हैं, ऐसा परिवेश मिल जाता है कि समय रहते उनको समझदारी करा दी जाती है कि नहीं बेटा तुमको यही करना है। तो वो तुरंत ही 1 साल 2 साल के कंपटीशन की तैयारी में तुरंत सफलता पा जाते हैं। और वही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समय आने के बाद समझदारी नहीं आती है तो इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, कभी बैंकिंग की तैयारी, कभी रेलवे की तैयारी, कभी स्टेट की तैयारी, कभी IAS की तैयारी, कभी पता चला कि छोटे मोटे पोस्टों की तैयारी, तो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो ये पता चलता है कि बाद में उनके समझ में आता है कि नहीं यार मैं एक ही चीज़ पे अगर फोकस बनाया होता तो शायद मैं सफल हो गया होता। तो दोनों चीज़ें होती हैं भाई। पढ़ना तो इंसान अपने से भी पढ़ लेता है, लेकिन एक शिक्षक क्या करता है उसको समझदारी दिला देता है कि नहीं बेटा जो पढ़ो मेहनत से पढ़ो, सफलता तुम्हें वही में मिलेगी। ये नहीं कि कोई चीज़ दिख रही है कि हम इंजीनियर ही बहुत बड़े हुए हैं, नहीं डॉक्टर भी बहुत बड़े, एक प्रोफेसर भी तो है, साइंस का हो चाहे एक संस्कृत का हो, भाई उसी क्षेत्र में वो नॉलेज है तो उस क्षेत्र में भी वो उसका जो है बहुत अच्छा ज्ञाता है। तो ऐसी चीज़ नहीं, कोई चीज़ इसको ऐसा ना समझा जाए कि वो चीज़ जो है नथिंग है, यानी हर चीज़ की वैल्यू है। बस ये चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि भाई क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर कितना, लता मंगेशकर गायकी में, तो हर लोगों में अगर वो क्षमताएं हैं तो उसको निखारने की, जगाने की ये कौन उसका दायित्व है? एक शिक्षक।
ये बस एक प्रकाश देता है, एक लाइट देता है और समय और समझदारी का ज्ञान करा देता है। यही सारी चीज़ें हैं। और ये कह रहा है कि उपदेश के बजाय वातावरण से जोड़ा जाए। भाई ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग होते हैं खूब लंबा लंबा उपदेश देंगे और पता चलेगा कि जब उनको कार्य रूप में करना होगा तो उस चीज़ में वो कहेंगे चलो बाद में देखा जाएगा। अरे बाद में क्या देखेंगे आप। तो इस तरीके से उपदेश कम दें पाठ्यक्रम में। ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे को उपदेश में बच्चे बोर हो जाते, बच्चे को करके सीखना, बच्चों को मतलब देख करके सीखना, बच्चों को वहाँ ले जा करके साक्षात दर्शन करा के सीखना है ना। ये सारी चीज़ें अगर कराएंगे यानी प्रकृति से जोड़ करके कोई चीज़ का ज्ञान कराएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा। कहने का मतलब ये है, बस उपदेश लंबा लंबा दे देना। जैसे कोई आदमी था ना, उपदेश दे रहा था कहीं, तो वहाँ दे रहा था उपदेश तो कहा कि भाई बैगन बहुत खराब एक तरीके से सब्जी होती है, बैगन खाने से पेट गरिष्ठ ये भोजन है, जल्दी पचता नहीं है, पेट में इन्फेक्शन या हो जाता है या तमाम बीमारियाँ हो जाती, पेट की बीमारियाँ हो जाती हैं। और फिर उसके बाद जब घर अपने गया तो अपनी बीवी से कहा कि खाना लाओ। बीवी खाना लाई, तो खाना लाई तो वो जो है जो भी खाने में लाई हो, दाल लाई हो और रोटी लाई हो, चावल लाई हो, तो उसके बाद उसने कहा कि अरे यार मैंने तो बैगन लाया था और बैगन की जो चोखा तुमको कहा था बनाने के लिए, चोखवा क्या हुआ। तो वो कहा कि आप तो वहाँ प्रवचन दे रहे थे कि बैगन खराब है और मैं उसको फेंक दी। तो उसे कहा अरे वो चौका की बात है, ये चौकी की बात है। तो यही चीज़ है कि कोई चीज़ आदमी कहता है और उस चीज़ का पालन जब नहीं करता है तो वो चीज़ ज़्यादा सकारात्मक। जैसे अब गांधी जी का भी एक उदाहरण था कि गांधी जी के सामने एक बुढ़िया अपने बच्चे को ले गई और कही कि बाबा इसकी ये फोड़े फुंसी हुई है, ये कैसे ठीक होगा। तो गांधी जी कहे जाओ तुम 10-15 दिन बाद आना। तो 10-15 दिन बाद आया तो बुढ़िया ने कहा कि बाबा फिर लेके आई हो, कुछ कर दीजिए ये ठीक हो जाए। तो वो कहा कि जाओ तुम क्यों तुम्हें फोड़ा फुंसी ज़्यादा हो रहा। तो वो कहा कि बाबा ये तो गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है। तो कहे कि बेटा गुड़ मत खाना। तो कहे कि बाबा जब यही बतिया कहनी थी तो उसी समय कह दिए होते। तो गांधी जी ने कहा कि मैं उस समय भी गुड़ खा रहा था, जब मैं खुद उसको खा रहा हूँ तो कैसे मना करता तो ये असर नहीं पड़ता, अब इसको मना कर रहा हूँ। तो ये कहने का मतलब ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं कि भाई जब जिस चीज़ इसको जो है उपदेश के बजाय वातावरण से उसको जाए। और जो चीज़ जैसे अब टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के सामने प्रदर्शन का। भी टीचर एक मॉडल रूप में होता है, भाई बच्चे उसका बहुत अनुकरण करते हैं, उसके रहन सहन, बात विचार, खान पान। कुछ टीचर होते हैं सुरती वगैरह या गुटखा पुकार, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल के परिवेश में, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब भाई उपदेश भी लंबा लंबा देते हैं कि समय से आना चाहिए, अपने खुद समय से नहीं आते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया। अपने कहेंगे कि दूसरों को कहेंगे समय से आओ बेटा, अपने समय से ही नहीं आएंगे। आप कहेंगे कि समय सबको पढ़ना चाहिए, अपने अच्छे से पढ़ाएंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो पाठ्यक्रम में है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि उपदेश के बजाय उसको वातावरण से जोड़ा जाए, वास्तविकता से जोड़ा जाए। आप कम ही करें लेकिन ठोस करें, सॉलिड करें, जो अच्छा करें तो वो माने रखेगा। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग वही हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि शासन जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि जो भी व्यवस्था हो उसमें एक जनता के हित की बात को देखते हुए किया जाए। जैसे अब पाठ्यक्रम ही बनाया जाए तो जैसा समाज बदल रहा है, जैसे आज शिक्षा के क्षेत्र में तमाम क्रांतियां आ गई हैं। क्रांतियां चाहे कृषि क्रांति हो, चाहे मेडिकल क्रांति हो, चाहे अब डिजिटल प्रणाली आ गई है, कंप्यूटर का ज़माना आ गया। तो उस आधार के पे जो है बनाया जाए सिलेबस, पाठ्यक्रम बनाया जाए। जैसे देखिए आप नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू होने वाली 2023 में लागू होने वाली है, 21-22 में ही लागू होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं लागू। तो अब इस समय की शिक्षा व्यवस्था में जो पाठ्यक्रम का समावेश होगा, अधिक से अधिक आप देख रहे हैं कि कक्षा 6 के बाद ही बच्चों को कोडिंग, कंप्यूटर का ज्ञान कराया जाएगा। तो जो कंप्यूटर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये व्यवस्था उस पाठ्यक्रम में वो चीज़ें होनी चाहिए। और लोकतांत्रिक मूल्यों का मतलब कि समानता की भावना, दयालुता की भावना, नैतिकता की भावना, समाजवाद हो, सभी लोगों के प्रति आदर हो, सम्मान हो, छोटे बड़े का हो, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी लोगों का, है ना, कि सबके लिए जो है एक तरीके से एक नियम हो। तो वहाँ जो है एक संवैधानिक व्यवस्था हो। ये लोकतांत्रिक मूल्यों की बात आती है। समावेशी शिक्षा की बात वही समावेशी शिक्षा की सबको, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबको एक समान शिक्षा दी जाए, सबको स्कूल में समान अधिकार मिले, सब
सबको हर जगह जाने का, बोलने का एक स्वतंत्रता मिले, ये समावेशी शिक्षा को मातृभाषा कक्षा 5 तक की शिक्षा व्यवस्था जो है मातृभाषा में हो। मातृभाषा हमारी हिंदी है। फिर उसके बाद जब कक्षा 6 की शिक्षा, उसमें इंग्लिश भाषा का भी समावेश किया जाए और उसके बाद आगे चल कर के नेशनल इंटरनेशनल भाषाओं का भी समावेश हो जाए। और फिर उसके बाद भाषा जो होगी LSRW मैंने लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग राइटिंग, यानी सुबोपली, इसको कहेंगे सुबोपली, सुबोपली, सुबोपली। अब सु से सुनना क्या हो जाएगा? सुनना, सुनना। बो से बोलना, बोलना। प से पढ़ना, अल्ली से लिखना। तो बच्चे की जो भाषा का ज्ञान कराया जाए, ये भाषा का पहले बच्चा सुने, फिर बोले, फिर पढ़े, फिर लिखे, नहीं सुबोपल, इसी का क्यों कहा जाएगा LSRW का क्रम हो। फिर ये क्रम हो। फिर शिक्षण व्यवस्था कैसी हो, शिक्षण व्यवस्था के बारे में अगर उन्होंने कहा, जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने कहा कि जॉन डीवी जी का मत था, जो जॉन डीवी बहुत बड़े दार्शनिक कहे जाएंगे या समाजशास्त्री भी कहे जाएं, मनोवैज्ञानिक भी कहे जाएं, इन्होंने बताया कि शिक्षण व्यवस्था जो त्रिध्रुवी की बात की, उसमें शिक्षक भी होगा, शिक्षार्थी भी होगा और पाठ्यक्रम भी होगा। एक त्रिशंकु, एक जो है ट्रायंगल के आधार पर शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये यहाँ शिक्षक का लेते हैं, शिक्षक, ये शिक्षार्थी, शिक्षार्थी और ये पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। तो इस तरीके से जो है ये मतलब सभी लोग हैं। भाई शिक्षक किसको पढ़ाएगा? शिक्षार्थी को। अब किसको क्या पढ़ाएगा? पाठ्यक्रम उसको पढ़ाएगा। पाठ्यक्रम अच्छा होगा तो शिक्षार्थी का ज्ञान अच्छा होगा, अगर पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होगा तो शिक्षार्थी का ज्ञान अच्छा नहीं होगा। इसलिए शिक्षक, यही एक जॉन एडम बताते हैं, केवल द्विध्रुवी प्रक्रिया बताते हैं। जॉन एडम क्या बताते हैं? द्विध्रुवी प्रक्रिया। जॉन एडम जो है कहते हैं द्विध्रुवी प्रक्रिया, द्विध्रुवी। वो कहते हैं कि शिक्षक और शिक्षार्थी होने चाहिए, शिक्षक प्लस शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी। ये डीवी जी बताते हैं, जॉन डीवी। त्रिध्रुवी प्रक्रिया, कौन सी? त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताते हैं। तो ये आप देख लेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं शिक्षक का क्या रोल होगा? भाई शिक्षक का रोल यही होना चाहिए, शिक्षक एक जो है सुगमकर्ता हो, एक जो है सहायक हो, एक मित्र हो, एक पथ प्रदर्शक हो, न कि एक जो है तानाशाही रवैया अपनाए, एक दबाव बनाए, एक निर्देशक हो, डिक्टेटर हो। वो क्या हो? एक सुगमकर्ता, सहायक, मित्र, पथ प्रदर्शक के रूप में हो। बस गाइड करे बच्चे को कि बच्चा तुमको ये काम करना है, उसको सही समय, समझदारी, सही चीज़ें का ज्ञान कराए, थोड़ा अनुशासन जो है उसके लिए जो है एक स्व अनुशासन की बात करें, उसके मनोवैज्ञानिक अनुशासन दे, बच्चा खुद समझ जाए कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो इस तरीके से शिक्षार्थी की प्रकृति अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक ही लेवल के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ एवरेज लेवल के ज़्यादा होते हैं औसत दर्जे के, कुछ टॉपर श्रेणी के होते हैं, कुछ एकदम जीनियस माइंड के होते हैं। तो सबकी प्रकृति को, सबकी क्षमता को, सबकी योग्यता को देखते हुए जो है उसके आधार पे जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।